तैयारी स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में पहले अभिषेक बनर्जी और एक दिन बाद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। राज्य में चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, लेकिन हालात नहीं बदले। पहले भाजपा विपक्ष में थी तो उसके नेता निशाना बनते थे। आज तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में है तो उसके नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई घटना नहीं है। यह राज्य दशकों से खून खराबे और हत्याओं का गवाह रहा है। भारत में राजनीतिक हत्याओं की दर सबसे अधिक यहीं रही है। 1946 के दंगों और नोआखली हिंसा से लेकर 1967 के नक्सलवाड़ी आंदोलन तक बंगाल में हिंसा की जड़ें गहरी हैं। 1970 का साई बाड़ी हत्याकांड जैसे काले अध्याय आज भी याद किए जाते हैं। वाम मोर्चा शासन काल में भी हिंसा की घटनाएं देखने में आती रहीं। 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तो उम्मीद जगी थी कि हिंसा थम जाएगी, लेकिन स्थिति ज़्यादा नहीं बदली। तृणमूल शासन में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार 2014 से लेकर अब तक बंगाल में भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। अब भाजपा सरकार में तृणमूल नेताओं पर हमले हो रहे हैं। स्पष्ट है कि बंगाल में हिंसा मुख्य रूप से विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाती है। सत्ता जिसके पास होती है, विपक्ष उसी का शिकार होता रहा है। देश के बाकी राज्यों में चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, एक पार्टी जीतती है तो दूसरी हारती है, लेकिन कहीं भी बंगाल जैसी निरंतर राजनीतिक हिंसा नहीं दिखती। बंगाल में दुर्भाग्य से हिंसा को राजनीतिक हथियार बना लिया गया है। हालांकि यहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद 2021 जैसे भारी हिंसा की खबरें नहीं आई। यह एक सकारात्मक बदलाव है। फिर भी हाल के दिनों में तृणमूल नेताओं पर हुए हमले दिखाते हैं कि समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। बंगाल की राजनीति में हिंसा को अब सामान्य नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में मतभेदों को हिंसा से नहीं, संवाद और कानून के रास्ते से सुलझाना चाहिए। नई सरकार को कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा और सभी दलों को हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। जब तक बंगाल में यह हिंसा का चक्र जारी रहेगा, लोकतंत्र की सच्ची जीत नहीं हो सकती। सत्ता बदलती रहेगी, लेकिन अगर खून बहता रहा तो विकास और शांति सिर्फ सपना बनी रहेगी। राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह राजनीतिक हिंसा को पूरी तरह रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। भाजपा को अब यह करके दिखाना होगा, क्योंकि वह खुद विपक्ष में रहकर लंबे समय तक राजनीतिक हमलों के खिलाफ लड़ती आई है। साथ ही अन्य सभी राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संयम बरतना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करना चाहिए। हाल ही सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लागू वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के संरचनात्मक स्वरूप पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।
न्यायालय ने पूछा कि यदि किसी परिवार ने शिक्षा, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक पदों के माध्यम से पर्याप्त सामाजिक उन्नति कर ली है तो क्या उनके बच्चों को भी लगातार आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जिनमें माता पिता IAS, उच्च सरकारी पदों, बड़े व्यापारी या प्रभावशाली राजनीतिक एवं संस्थागत भूमिकाओं में है। न्यायालय का संकेत स्पष्ट था कि यदि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके वर्गों तक ही आरक्षण का लाभ लगातार केंद्रित रहेगा तो वास्तविक सामाजिक गतिशीलता और अवसरों का व्यापक विस्तार संभव नहीं होगा। आज देश में दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़े वर्गों से आने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश जैसे सर्वोच्च पदों पर हैं। यह परिवर्तन भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय आधारित व्यवस्था और आरक्षण नीति की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण को मान्यता देते हुए संकेत दिया कि जिस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है, उसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में भी इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक देश के किसी भी राज्य में इसे लागू नहीं किया गया है। आज देश में ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने आरक्षण, शिक्षा और सरकारी अवसरों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त कर लिया है। उनके बच्चे बेहतर स्कूलों, महंगे कोचिंग संस्थानों, तकनीकी संसाधनों और प्रभावशाली सामाजिक नेटवर्क के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनेक गरीब परिवार, चाहे वे किसी भी जाति से हों, आज भी बुनियादी शिक्षा, पोषण, डिजिटल संसाधन, अंग्रेजी शिक्षा और मार्गदर्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति सूची में लगभग 607 जातियां थीं, जो आज बढ़कर लगभग 1200 तक पहुंच चुकी हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सूची 241 से बढ़कर 744 हो गई है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग 3000 से बढ़कर 5000 से अधिक जातियों तक पहुंच चुका है। इस विस्तार से यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ अधिक से अधिक समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण ढांचे में शामिल हुए हैं। शैक्षणिक अंतर भी स्पष्ट है। IIT मुंबई में 2026 शुल्क ढांचे में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए लगभग 11.79 लाख रुपए फीस, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लगभग पूर्ण छूट है। IIT जमशेदपुर में बुक बैंक सुविधा के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को अधिक पुस्तकों की उपलब्धता और सामान्य वर्ग को सीमित पुस्तकों की व्यवस्था है। विराम।